नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्लीज आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था आपका मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। धीरज, विनोद, रामू, देवेंद्र, विकास, बलवीर, आशीष, वसुराब, काजल, सत्यम, रितु, मनीष, नेहू, काजल, प्रीति, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, शिवम, गौरव, महिपाल, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार आपका चैप्टर था। मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई प्यारे बच्चों मैंने बेसिक चीजें आपको बताई थी कि मौलिक अधिकार आपके आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हैं। मौलिक अधिकारों को हमने यूएसए के संविधान से लिया है। ये सारी बातें प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई थी। मौलिक अधिकारों को प्यारे बच्चे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स को। लास्ट क्लास में ही प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें से आपके 15, 16 और 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। इनके अलावा जो भी अधिकार हैं वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज अपनी क्लास को शुरू करने से पहले, आज सावन का पहला सोमवार है, तो हर हर महादेव, महादेव जी का नाम लेते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको प्यारे बच्चे बेसिक चीजें मैंने सारी बता दी हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे, आगे देखिएगा। यहां पे जब हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों सबसे पहले ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए थे। सबसे पहले किसे दिए गए? सबसे पहले ये अधिकार, सबसे पहले ये अधिकार ब्रिटेन के नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए, ठीक है। ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए तो ये केवल एक डॉक्यूमेंट में, एक दस्तावेज में दिए गए, मतलब कि इन्हें ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें नहीं रखा गया, क्योंकि मैंने आपको ये लाइन लिखवाई है कि सबसे पहले ये अधिकार ब्रिटेन में दिए गए थे। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि मैम जब ब्रिटेन में दिए गए थे तो हमने इन्हें ब्रिटेन से क्यों नहीं लिया, हमने इन्हें यूएसए से क्यों लिया है, हमने इन्हें अमेरिका से क्यों लिया है? तो एक और लाइन आप ऐड करेंगे, अमेरिका विश्व का पहला संविधान है, लिखिएगा, अमेरिका विश्व का पहला संविधान बना जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा। संविधान में मौलिक अधिकारों को, यहां पे मौलिक अधिकारों को कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका में क्या कहते हैं मौलिक अधिकारों को? बिल ऑफ राइट्स। मौलिक अधिकारों को रखा। तो ये प्यारे प्यारे बच्चों ये रीजन था कि दिए तो ब्रिटेन में गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटेन में प्यारे प्यारे बच्चों आपके जो अधिकार दिए गए वो दस्तावेज के द्वारा,
ठीक है पुरुषोत्तम जी, आर्टिकल 11 सबसे पहले पढ़ाया गया था, प्लीज आप एक बार क्लास को देखिए। सबसे पहले आर्टिकल 11 ही पढ़ाया गया है। जिस चीज का आप मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि एक्सक्यूज मी मैम, आप आर्टिकल 11 के बारे में नहीं बताए हो, आप केवल 10 आर्टिकल के बारे में बताए हो, तो बेटा पुरुषोत्तम जी एक्सक्यूज मी, आप भी जाकर पहले एक बार क्लास देखिए कि सिटीजनशिप की शुरुआत ही आर्टिकल 11 के साथ में हुई है। ठीक है, तो आपने देखा कि सबसे पहले ब्रिटेन में ले दिए गए, लेकिन ब्रिटेन में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको नहीं रखा गया था। लेकिन अमेरिका ऐसा पहला विश्व का संविधान था जिसने अपने नागरिकों को यह अधिकार संविधान के द्वारा दिए। और इसलिए प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये आपके जो अधिकार हैं इनको हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं इनके बारे में एक बेसिक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स in original constitution, in original constitution। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 7। लेकिन बेटा अगर पूछ लिया जाए कि भैया वर्तमान में बताओ, इन प्रेजेंट बताओ, इन प्रेजेंट वर्तमान में, तो कह देना कि 6 है, तो कह देना कि 6 है। सबसे छोटा संविधान कहां का है, सबसे छोटा संविधान मोनाको का है और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक है, अगर आपको ये फैक्ट्स जान रहे हैं कि सबसे छोटा संविधान कहां का है, तो मोनाको का है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ये सब आप लिख सकते हो, मैंने सारे पॉइंट्स बोल दिए हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये तो हुई बेसिक चीजें। अब बेसिक के बाद में आपके फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से, अनुच्छेद 12 से यहां पर होती है। और प्यारे बच्चे इसमें क्या किया गया है, राज्य यानी कि स्टेट शब्द को, राज्य यानी स्टेट, क्या लिखा है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। आपको बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 जो है इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और प्यारे बच्चे यहां पे राज्य का मतलब किसी स्पेशल पर्टिकुलर राज्य से नहीं है, बल्कि यहां पे किससे मतलब है, यहां पे किससे मतलब है, हाँ जी बेटा, ब्रिटेन में 1215 एडी में दिए गए थे। अब मेरी बात सुने, राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो किस में, आर्टिकल 12 में। और यहां पे जो राज्य का मतलब है आखिर वो क्या है, क्या मैम ये यूपी, मध्य प्रदेश या फिर केरला, कर्नाटक जो राज्य होते हैं उनको डिफाइन कर रहा है, नहीं बेटा, ये यहां पे किसी स्टेट को नहीं, यहां पे स्टेट का सेंस है उन लोगों से, ध्यान से सुनना, मैं लिखकर बताती हूं इसमें राज्य का क्या मतलब है। यहां पे राज्य का अर्थ उन सभी संस्थाओं, निकायों या व्यक्तियों से है, जिन्हें कानून बनाने तथा लागू करने, कानून बनाने या लागू करने का अधिकार होता है,
कानून बनाने या लागू करने या आदेश जारी करने या अध्यादेश जारी करने, अब पूरी हुई लाइन, करने का अधिकार होता है। इनमें से कोई भी राइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी राइट प्यारे बच्चे, कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी बॉडी जो लॉ बनाती है, उसके बाद आपका लॉ को एग्जीक्यूट करती है, ऑर्डर्स को इशू करती है, ऑर्डर्स जारी करती है, इश्यूज करती है, या अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस इशू करती है, ये सब प्यारे बच्चे एक तरीके के नियम और कानून हैं। अगर मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में आप ही लोगों से पूछूं तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि राज्य की जो परिभाषा, जैसे मैंने बताई कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, संस्था या निकाय, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी बॉडी जिसको लॉ बनाने का, मेकिंग ऑफ लॉ का राइट होता है, कानून बनाने का अधिकार होता है, एग्जीक्यूट ऑफ लॉ यानी कानूनों को लागू करने का अधिकार होता है, या फिर कोई इशू, ऑर्डर इशू करने का राइट होता है, या कोई ऑर्डिनेंस इशू करने का राइट होता है, उन सबको मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। यहां पे राज्य पर्टिकुलर कोई स्टेट का मीनिंग नहीं है यहां पर, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या बेटा आप कानून बनाते हो? क्या मैं आपको राज्य की परिभाषा के अंदर रख सकती हूं? प्लीज जल्दी से बताइएगा, प्लीज जल्दी से बताइएगा कि क्या मैं आपको राज्य की परिभाषा के अंदर रख सकती हूं? क्या आप सभी राज्य की परिभाषा में आएंगे? बताइए जल्दी से, ठीक है। अब कौन कौन आता है? तो मैम भारत की सरकार आती है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 द टर्म स्टेट इंक्लूडिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग। नहीं, नो मैम, नहीं, नो मैम, वेरी गुड। मतलब आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ना ही आपको आदेश जारी करने का। अगर आप करोगे तो कोई आपकी बात को मानेगा नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या बात है, आज तो आप लोग बड़े खुश लग रहे हो, है ना। बच्चे कह रहे हैं मैम बेस्ट टीचर का अवार्ड 2024 में आपको मिलना चाहिए। अच्छा जी, इतना मुझे परेशान करते हो और उसके बाद आज बेस्ट टीचर का अवार्ड दे रहे हो। चलो कुछ तो, चलो मेरे लिए तुमने अच्छा किया। चलो ध्यान से सुनो अब, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि आप लोग बच्चे हैं, आपका कुछ नहीं पता चलता, कब आप नाराज होते हैं, कब आप अवार्ड देते हैं, कब आप क्या बोलते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहाँ पे भारत की सरकार और संसद, क्योंकि बेटा आप जानते हो सरकार क्या करती है, आपके लिए बहुत सारे कानून बनाती है। और अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार के लिए कानून बनाने का काम कौन करेगा? संसद करेगी। यानी कि हम लोग लॉ नहीं बना सकते, हमारे पास वो अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसके पास है? इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के पास में यहाँ पे ये अधिकार है। उसके बाद राज्य की सरकारें एवं विधान मंडल, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद सभी स्थानीय प्राधिकारी और लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे प्यारे बच्चे पंचायत ले सकते हो। उसके अलावा आप नगर पालिका को इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे ठीक करना है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां कर देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। यानी कि हमारी जो भारत सरकार है उसके लिए कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है मैम। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद में सभी स्थानीय प्राधिकारी, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत। उसके बाद प्यारे बच्चे आता है अन्य प्राधिकारी, यानी कि अदर अथॉरिटीज। जैसे आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं? आप इसमें ONGC को रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें CBSE बोर्ड को रख सकते हैं, CBSE बोर्ड रख सकते हैं। आप यहाँ पे UP बोर्ड को रख सकते हैं,
ठीक है, आप यहाँ पे CCS यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं, CCS यूनिवर्सिटी। ठीक है, अदर्स में कह रही हूं मैम कैसे, ये सब कैसे, तो बेटा आपने देखा होगा कि जब आप CBSE बोर्ड से पढ़ते हो तो CBSE बोर्ड अगर कोई चेंज करता है आपको मानना पड़ता है, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो वो कोई ऑर्डर इशू करेगा तो आपको मानना पड़ता है, यूनिवर्सिटी कोई चेंज कर रही है तो आपको मानना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा और कौन आ सकता है, UGC इसमें आ सकती है, UGC अगर आपकी परीक्षाओं में कोई परिवर्तन करती है तो भी आपको मानना पड़ता है। उसके बाद आप इसमें और क्या रख सकते हो, UPSC रख सकते हो, SPSC रख सकते हो, क्योंकि बेटा अगर ये कोई भी ऑर्डर इशू करेंगे या आपके एग्जाम में कोई भी चेंज करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। आप इसमें RRB को भी रख सकते हो, क्योंकि RRB आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है और RRB आपके एग्जाम में अगर कोई चेंजेस करती है तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ऐसा कोई भी व्यक्ति या संस्था या कोई भी निकाय जिसे ऑर्डर इशू करने की आजादी, कानून बनाने की आजादी, ऑर्डिनेंस इशू करने की आजादी, कानूनों को लागू करने की आजादी होती है, वो सब किस में आएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, नीट में भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, आगे की तरफ चलेंगे। आपको इतनी बात समझ में आई तो पहले थम्स अप करो, तभी मैं अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ूंगी। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, SSC को भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि वो भी अगर कोई ऑर्डर इशू करेगी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल रख सकते हो। मैंने कहा ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका, कोई भी ऐसा व्यक्ति, संस्था या फिर आपका निकाय जिसे कानून बनाने, कानूनों को लागू करने, आदेश जारी करने या फिर प्यारे बच्चे ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें ONGC की फुल फॉर्म बताओ, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑयल एंड, एक मिनट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ध्यान से सुनना। जब हम इसको वैसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है ओ माय गॉड ये कितना टफ है, हम कैसे समझेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आर्टिकल 13, इसके तहत न्यायालय, ध्यान से सुनना, न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। विधानमंडल लिख सकते हो, विधानमंडल या संसद, क्योंकि दोनों का ही काम होता है मेकिंग ऑफ लॉज, दोनों का ही काम होता है कानून बनाना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मैम इसमें पापा को भी शामिल कर सकते हैं क्या, वो भी घर पे कानून बनाते हैं? बेटा वो कानून बस आप पे लागू होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के लॉ केवल आप पे लागू होते हैं, वो देश पे लागू नहीं होते। मैं बात कर रही हूँ ऐसे कानूनों की जो आपके घर परिवार से बाहर जाकर सभी लोगों पर लागू होते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रीट लाइट तोड़ेंगे तो स्ट्रीट लाइट तोड़ने पर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसको फाइन देना पड़ेगा। मम्मी पापा जो लॉ बनाते हैं वो घर के अंदर बनाते हैं, हम यहाँ घर की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे पता था कि इस तरह के अटपटे कुछ क्वेश्चंस जरूर आप लोग करेंगे और हंसते हुए कर रहे हैं, रोते हुए कर रहे हैं, क्या उनको भी रख सकते हैं? हाँ, अपने लेवल पे जरूर रखना उन लोगों को, ठीक है, उनको अपने लेवल पर जरूर रखना। शॉर्ट लिख दीजिए मैम देवानंद जी, टेंशन मत लीजिए, वही काम करूंगी मैं, लेकिन शॉर्ट आपको PDF नहीं दे सकती क्योंकि ये बाद में आपको पढ़ने के काम आती है। आप देखिएगा आर्टिकल 13 बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना प्यारे बच्चे, आर्टिकल 13 को कहते हैं मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच।
क्या है ये? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है ये। मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच इसको कहा जाता है। सुरक्षा कवच की इस इंग्लिश होती है सेफ गार्ड। इसे क्या कहा जाता है? 1 मिनट रुक जाएंगे, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? देखो, इसे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। सुरक्षा कवच यानी कि सेफ गार्ड, सेफ गार्ड इसको कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनो, जैसे आप पर अगर कोई भी मुसीबत आती है तो आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करते हैं। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि मैं आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का पेरेंट्स हूं। अगर इसके खिलाफ कोई भी काम होगा तो मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। जैसे आपकी अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो आपके पेरेंट्स आपकी तरफ से लड़ने पहुंच जाते हैं, ये बहुत होता है। तो सेम जैसे आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं, ऐसे ही प्यारे बच्चे आर्टिकल 13 अपने मौलिक अधिकारों को बचाता है। मौलिक अधिकार जितने भी बच्चे हैं, मौलिक अधिकार जितने भी हैं वो आर्टिकल 13 के बच्चे हैं। वो कहता है मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ये बात वो किससे कहता है? आर्टिकल 13 देखो और क्या कहता है। ये कहता है कि सुनो भाई, आर्टिकल 13 कहता है कि क्या कहता है कि अगर कोई भी कानून, ठीक है, अगर कोई भी कानून है, कोई भी लॉ है, कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले का हो या संविधान लागू होने के बाद का हो, संविधान लागू होने के बाद का हो, संविधान लागू होने के बाद का हो, अगर वह कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, यानी कि अगेंस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो ऐसे कानून की न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, और जुडिशियरी में कौन कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम या हाई कोर्ट, उच्चतम या उच्च न्यायालय, ऐसे कानून की न्यायपालिका जांच करती है और उसे शून्य घोषित करती है, और उसे शून्य घोषित करती है, और उसे शून्य घोषित करती है। उसकी यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन, ध्यान से सुनना, उसकी यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। और प्यारे बच्चों एक और बात ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, टेकन फ्रॉम यूएसए, लिया गया है,
टेकन फ्रॉम यूएसए, टेकन फ्रॉम यूएसए। अब ये आपको पहली बार में लग रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या बता दिया मैम ने। अब ध्यान से सुनना कि मैंने आपको क्या बताया है। सीधी सी बात है भैया, मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून नहीं बनेगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि कानून कौन बनाता है। कानून या तो बनाती है आपकी संसद यानी पार्लियामेंट, या फिर आपका विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर। ठीक है, या तो पार्लियामेंट मेकिंग ऑफ लॉ करती है या फिर प्यारे बच्चे लेजिस्लेचर करता है। तो इन दोनों से कहा जाता है कि सुनो, अगर तुमने कोई ऐसा कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, चाहे वो कानून संविधान से पहले बना हो चाहे वो कानून संविधान के बाद, कोई भी कानून ऐसा जो कि संविधान के खिलाफ है, आर्टिकल 13 कहता है मैं लागू नहीं होने दूंगा, तुम करके दिखाओ। तुम अगर लागू करने की कोशिश करोगे, जुडिशरी मेरी ताकत आ जाएगी और कानून को बोलेगी नहीं ये लागू नहीं हो सकता, ये क्या है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और मेरे पास तरीका है इस आर्टिकल को समझाने का। अब जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, आपने सुबह सुबह, बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाय पीते होंगे, जो नहीं पीते उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखा उन्होंने भी होगा कि हम चाय हमेशा कप में पीते हैं ज्यादातर। ठीक है, कुछ लोग गिलास में भी पीते हैं, कटोरी में भी, क्योंकि तुम लोग वही बोलने लगोगे फिर अभी। तो ये कप है। ठीक है प्यारे बच्चे, और आपको पता है कि कप में चाय छानने के लिए हमें एक छलनी की जरूरत होती है। ठीक है, हमें किसकी जरूरत होती है, एक छलनी की जरूरत होती है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझा रही हूं। एक छलनी चाहिए होती है। इस छलनी के अंदर क्या होगी, देखो जब आप इस छलनी को यहां रखो कप के ऊपर, यहां रखा आपने कप के ऊपर, अब आपको चाय छाननी है। तो जब आप चाय छानते हो तो इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर मैम चाय की पत्ती फंस जाती है। चाय की पत्ती ये होती है। अब इसे हम चाय की पत्ती नहीं मानेंगे, इन्हें हम मानेंगे कानून, इन्हें हम मानेंगे लॉ। ठीक है प्यारे बच्चे, कि ये कानून है। अब इसमें से कुछ कानून होंगे जो कि प्योर होंगे, यानी कि ऐसे होंगे जो कि शुद्ध होंगे। शुद्ध का मतलब जो आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं। और कुछ कानून होंगे जो अशुद्ध होंगे, मतलब जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होंगे। तो आप जब चाय छानते हो प्यारे बच्चे, तो चाय छानते समय जब आप देखते हो तो इसमें क्या होगा कि जो प्योरिटी है वो कप के नीचे आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्योरिटी कहां आ जाएगी, कप में आ जाएगी यहां पर। और आप इसको कह सकते हो कि प्योर लॉज है ये मैम शुद्ध कानून है। ये आपके वो कानून हैं जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं थे, और क्योंकि इसके खिलाफ नहीं थे तो ये आराम से लागू होकर कप के अंदर आ गए। लेकिन मैम कुछ ऐसे कानून हैं जो छलनी के अंदर फंस गए, यहां पे फंस के रह गए। यानी ये चाय पत्ती है जो इम्प्योर होती है और वो छलनी के अंदर रह जाती है, तो इसे कहेंगे अशुद्ध कानून, यानी कि ये लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 13 कहेगा तुम छलनी में चाय पत्ती की तरह हो जो फंस गए, अब तुम लागू नहीं हो सकते क्योंकि तुम मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। क्या प्यारे बच्चे, आपको यहां पे ये बात समझ में आई? क्या आपको अब ये आर्टिकल समझ में आया? और ये कह रहा है कि अगर गलती से कोई इम्प्योर लॉ इस कप में आ गया, अगर गलती से आ गया, तो फिर हम जुडिशरी को बोलेंगे और जुडिशरी उसे क्या कर देगी, खत्म कर देगी कि ये कानून लागू नहीं होगा क्योंकि ये संविधान मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। क्या बेटा आपको बात समझ में आई? क्या क्लास अच्छी लग रही है? जल्दी से बताइए। मैम आर्टिकल 12 में पत्नी नहीं, पत्नी को नहीं रखना है, फालतू की बातें अब नहीं करनी है। ठीक है, पत्नी को रख लें, हद हो गई, पति को ना रख ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
इतनी बात समझ आई बेटा? अगर समझ आई है तो थम्स अप और स्माइली के साथ यस करना। बहुत अच्छे समझ आ गया। देखो मैंने आपको साधारण शब्दों में भी लिख दिया, आपकी बुक की लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, तीनों तरीके से आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए ध्यान रखना है इसके बारे में। अब शुरू होंगे आपके मौलिक अधिकार की, बताएगा कि कितने अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं और यहां पे क्यों इतने रह गए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा भाई। आप लोग आज पूरे मस्ती के मूड में, हमारे यहाँ छलनी को छन्नी कहते हैं, अरे जो भी कहते हैं ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो आगे। आगे देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, शाबाश। आगे देखेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं इस बैच के, ध्यान से सुनिएगा। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था। कितने? पहले करता था। पहले कितने थे प्यारे बच्चे? कह रहा है कि पहले 7 अधिकार थे जो मैंने अभी लिखवाया। और कहां पर थे 7 अधिकार? मूल संविधान में। यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो कितने अधिकार थे? 7 थे। ठीक है, आगे देखिए। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर वो 7 अधिकार कौन कौन से थे। तो अगली स्लाइड पे हम जाएंगे कि संपत्ति का अधिकार आखिर हटा तो क्यों हटा और ये कौन से नंबर का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलो ध्यान से सुनना। अच्छा, आपकी शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया बेटा? क्योंकि मैंने RW अपनी शादी के बाद ज्वाइन किया, इसलिए मैं आपको बुला नहीं पाई। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आप लोगों से। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुन लो, मस्ती नहीं, ध्यान से सुनिए। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब मैं आपको वो चीज समझाने जा रही हूं तो ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला आपका अधिकार है समानता का अधिकार, जिसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है प्यारे बच्चे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे 30 के बाद सीधा 32 है ना? यहां पे 30 के बाद क्या है? सीधा 32, यानी कि एक आर्टिकल यहां से गायब है। तो अब हम पीछे वाली स्लाइड, क्योंकि वो प्लेन स्लाइड है, देखिएगा। एक है प्यारे बच्चे आर्टिकल 31 और एक लिखिएगा 19 के 1 का F। हिंदी में F को कहेंगे च। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स में क्या था? संपत्ति का अधिकार। क्या हुआ करता था प्यारे बच्चे? संपत्ति का अधिकार पहले आपका एक मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन क्या किया गया? अब ध्यान से सुनना। इससे 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 1978 द्वारा संविधान से, 78 द्वारा मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, आगे लिखिएगा। वर्तमान में यह लिखना है, यह आपको वर्तमान में यह एक वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। वैधानिक यानी कि लीगल राइट। वर्तमान में यह एक वैधानिक अधिकार है जिसे
आर्टिकल 300 कैपिटल ए में रखा गया है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। पहले कहां था? 31 और 19 के 1 के एफ में, और अब कहां है? तो अब आप कहेंगे आर्टिकल 300 का ए। पहले क्या था? मौलिक अधिकार, अब वर्तमान में क्या है? वैधानिक अधिकार। समझ आई ये बात? यानी कि इस अधिकार को हटाया गया। और आपको पता है कि जब ये पहले 7 थे तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे वर्तमान में? 6। लेकिन अब बात ये हमारे दिमाग में खटक रही है कि मैम ये हटाया क्यों गया? ठीक है, हटाया क्यों गया ये? तो मैं आपको ये बता देती हूं प्यारे बच्चे कि जब आपका मौलिक अधिकार, जो आपका जमीन जो आपकी हुआ करती थी, वो जो मौलिक अधिकार आपके पास हुआ करता था, आपको मैं बता दूं कि उसके वजह से सरकार को बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी मैम? हमारे पास जमीन थी। प्यारे बच्चे, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसे सड़क बनानी है, उसे हॉस्पिटल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स बनानी है, रोड्स बनानी है, पुल बनाने हैं, डैम बनाने हैं। अब ये सब चीजें बनेंगी जमीन पर, और जमीन किसके पास है? हमारे पास है। अब सरकार कह रही है कि ये बताओ भैया, हमें तुम्हारी जमीन चाहिए। तो तुम कह रहे हो नहीं, हम तो नहीं देंगे अपनी जमीन। सरकार कह रही है तो क्या मैं हवा में बनाऊं इंफ्रास्ट्रक्चर, हवा में हॉस्पिटल बनाऊं, हवा में स्कूल बनाऊं? अब सरकार जबरदस्ती छीन रही है, तो तुम्हारा मौलिक अधिकार है। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, FR, अगर कोई भी तुम्हारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप या तो जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या आप जा सकते हो हाई कोर्ट। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 और प्यारे बच्चे आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। अब तुम्हें ये बात पता था कि कोई भी मेरे मौलिक अधिकार छीनेगा तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर हम कहां जा सकते हैं? हम जा सकते हैं कोर्ट। तो तुम्हारी जमीन सरकार तुमसे छीन रही है, तुम कोर्ट भाग गए, भैया कोर्ट जाऊंगा, मेरी जमीन छीन ली सरकार ने जबरदस्ती, मुझे देनी नहीं थी और फिर भी छीन ली इन्होंने, मेरी जबरदस्ती जमीन छीन ली, आप चले गए कोर्ट। अब यहां पे देखो क्या हुआ, ऐसे ही अब सरकार किसी से भी जमीन लेती तुरंत व्यक्ति कोर्ट पहुंच जाता। अब उधर कोर्ट परेशान कि इतने सारे मामले हो गए जमीन से संबंधित। फिर कोर्ट ने कहा कि भैया इसे मौलिक अधिकार से हटाओ, जब तक इसे बाहर नहीं करोगे तब तक कोई समाधान नहीं है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, फिर आपकी संसद ने यहां पे संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978, और इस संशोधन को करके कहा कि अब मौलिक अधिकार आपका अब संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगर सरकार चाहेगी, अब वर्तमान में अगर सरकार अब आपसे आपकी जमीन लेती है तो आप ये कहकर कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार ने मेरी जमीन ले ली। हां, आप तब कोर्ट जरूर जा सकते हो जब सरकार आपकी जमीन ले ले और उसके बदले में आपको उसकी कीमत ना दे। अगर वो कीमत दे रही है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो आपकी जमीन ले सकती है, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं व्हाट इज लीगल राइट, वैधानिक अधिकार क्या होता है? बेटा, वैधानिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो आपको जुडिशरी देती है, जो आपको न्यायपालिका देती है, और आपके मौलिक अधिकार आपको किसने दिए हैं? संविधान ने। यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। अब ये बात लोगों को पता थी, जैसे ही उनकी जमीन सरकार लेती कोर्ट पहुंच जाते, कोर्ट भी परेशान, सरकार भी परेशान, दोनों का सॉल्यूशन निकाला कि हटाओ इनको यहां से। ठीक है, इनको यहां से हटाओ, यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि क्यों
क्यों आपको यहां इसके फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से जमीन का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, उसे हटाया गया। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। कितने अधिकार हैं वर्तमान में? 6 हैं। अब 6 में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे समानता का अधिकार। सबसे पहला हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जिसमें हम आपके कितने आर्टिकल पढ़ेंगे? 14, 15, 16, 17 और 18। ये आर्टिकल्स प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। मैम क्या जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स चेंज कर सकती है? बेटा जुडिशरी नहीं कर सकती, लेकिन संसद कर सकती है। मैंने आपको बताया है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन कैसा होना चाहिए? अगेंस्ट नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर के। तो ये जो संसद ने चेंज किया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं कर रहा था, बल्कि यहां पर सॉल्यूशन कर रहा है जुडिशरी की प्रॉब्लम का भी और प्यारे बच्चे सरकार का भी। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि हॉस्पिटल, स्कूल, डैम्स, ये सब आपके जमीन चाहिए इनको बनाने के लिए, आपके हवा में नहीं बन सकते। ये हम जब जमीन पे रहते हैं तो जमीन पे ही ये चीजें हमें चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आगे की बात अगर हम करें तो एक लास्ट आपका अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको मैं ठीक रखती हूं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वर्तमान में ये 6 अधिकार आपको ध्यान रखने हैं, और संपत्ति का अधिकार कहां कहां पे था उसको ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आर्टिकल 19 पढ़ाऊंगी तो वहां पे दोबारा से वो चीज आएगी। लिखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका आर्टिकल है समानता के अधिकार में आर्टिकल 14। बहुत सिंपल आर्टिकल है, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहां पे आपको बस थोड़ी सी लाइन याद रखनी है कि इसमें क्या क्या कहा गया है। एक तो आपको ध्यान रखना है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता, ये 2 ही लाइन आपको याद रखनी है। विधि के समक्ष समता और प्यारे बच्चे विधियों के समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, आप कोई भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, कानून सबके लिए बराबर है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कानून की नजर में सब बराबर हैं। अगर एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी, इन तीनों, चाहे ये कोई भी हैं, चाहे इनका धर्म कुछ भी है, जाति कुछ भी है, किसी भी पद पर हैं, इन सभी के लिए कानून बराबर है। इन सभी को कानून कहता है कि मैं सबके लिए बराबर हूं। अगर इन तीनों ने एक जैसा क्राइम किया है, एक जैसा अपराध किया है, तो इन्हें सजा भी समान ही मिलेगी, इन्हें हम सजा भी समान रूप से देंगे। तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ लिया गया है प्यारे बच्चे ब्रिटेन से, और आपका विधि के समान संरक्षण लिया गया है यूएसए से। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा आर्टिकल हुआ? 14। बेटा समझ में आया? थम्स अप करिए। कह रहा है कानून की नजर में सब बराबर हैं,
कानून की नजर में सब क्या है, बराबर हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दोनों ने अगर क्राइम किया है, तीन लोगों ने सेम क्राइम किया है, तीनों को समान सजा दी जाएगी। कानून की नजर में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जाति कोई धर्म कानून की नहीं होती, वो तो सबको समान मानता है। जी हाँ बेटा, रियलिटी बिल्कुल अलग है धीरज, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। ये कहने के लिए कह दिया गया है कि कानून सबके लिए एक है, लेकिन कानून में भी क्या है, भ्रष्टाचार, करप्शन है, रियलिटी ये है। लेकिन मुझे क्या पढ़ाना है, जो आर्टिकल्स में कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अगला आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1। अच्छा, जिससे पहले आप ऊपर की तरफ जाओ तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इस आर्टिकल के कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोग उनको कुछ छूट दी जाती है। जैसे आपके राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, आपके राज्यपाल हो गए, ठीक है, एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, इनको कुछ छूट प्रदान की गई है। छूट प्रदान की गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्राइम करेंगे तो इन्हें सजा नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन नॉर्मल लोगों से अलग तरीके के लिए इनके लिए प्रोविजंस हैं। मैम ये कब बताओगे इनके लिए क्या प्रोविजन है, जब मैं इन लोगों के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आर्टिकल है 15(1). केवल धर्म, और ध्यान रखना ये किसके लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। कितने ग्राउंड्स हैं इसमें, 5 ग्राउंड्स हैं, 5 आधार बताए गए हैं। ध्यान रखना, सीधा सीधा पूछ लेता है आर्टिकल 15 में कितने आधार हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, अथवा इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, उसके साथ में आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आप कहोगे मैम कहां पर भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 का 2 आपको बताएगा। आर्टिकल 15 का 2 के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में से प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी भी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में पिछली ही स्लाइड पे इतने बड़े आर्टिकल को बता दूं, तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 कह रहा है कि आप किसी भी नागरिक को इन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते, जाने से नहीं रोक सकते। सार्वजनिक स्थान का मतलब है प्यारे बच्चे पब्लिक प्लेस। क्या कह रहा है, पब्लिक प्लेस, जहां पर सार्वजनिक स्थान होते हैं, आप किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर जाने से नहीं रोक सकते।
ठीक है, नहीं रोक सकते। और वो सार्वजनिक स्थान कौन से हैं? दुकानें हैं, सार्वजनिक भोजनालय हैं, होटल हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल हैं, तथा राज्य नीति से पोषित सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थल। यानी कोई भी शॉप है, कोई भी पार्क है, कोई भी कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है, आप नहीं मना कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संविधान परमिशन नहीं देता। संविधान कहता है कि भारत का नागरिक होना है, और भारत का नागरिक है तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप सार्वजनिक स्थानों पे उसे जाने से नहीं रोक सकते, और सार्वजनिक स्थानों पे जाने से रोकोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। और मैम ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा पहले के समय आपने देखा होगा कि उच्च जातियों ने निम्न जातियों का शोषण किया। पहले क्या होता था कि जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता था, और अगर चलने दिया जाता था तो पीछे झाड़ू बांधी जाती थी कि तुम लोग जहां जहां चलोगे वहां सफाई होती रहेगी। ठीक है, एक मूवी है बेटा शूद्र, उसको देखना। उसके अलावा उनको कुएं और तालाबों पे नहीं जाने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, उनके गांव अलग बना दिए जाते थे। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अब सोसाइटी में नहीं होगा। अगर किया तो बेटा जुर्माना देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा एक आपका केरल का एक टेंपल था, ठीक है, उसका नाम था, केरल के टेंपल का एक नाम था जिसमें महिलाओं को जाने से रोका जाता था। किसी को याद हो तो एक बार लिखे, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, वो नाम स्किप हो रहा है। तो वहां पे साफ साफ बोल दिया गया था कि आप इस मंदिर में नहीं जा सकती, महिलाओं को मना किया गया था। तो आर्टिकल 15 का यूज करके महिलाओं ने कहा कि क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे उस आधार पे कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और वो कौन सा? सबरीमाला टेम्पल, मुझे याद आ गया, सबरीमाला टेम्पल में बेटा। तो आज के लिए हम क्लास को यही विराम देते हैं। कल मैं आगे के आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊंगी, और यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको आज ही एडवांस में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों थैंक यू। मुझे लेकिन आपसे पहले याद आ गया, आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे को भी याद आ गया, वो पढ़ाते पढ़ाते याद आता है, स्किप हो जाता है कई बार माइंड से। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, देखो मैं पहले ही बता देती हूं, ये आप जो चीज बार बार लिख रहे हो रियलिटी अलग है, रियलिटी अलग है, तो रियलिटी सच में ही अलग है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगी कि मुझे आपको वो पढ़ाना है जो मैं आपको आपकी किताबों में लिखा हुआ है और जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। और क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, तो आप केवल और केवल अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते सरकार आपसे यही अपेक्षा रखती है। तो आज हम क्लास को विराम यहीं देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में और आज शाम को हिस्ट्री की क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।